हेलो एवरीवन। चलिए बेटा, अपन आरटीपी मई 2021 का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब जब ये आरटीपी मेरे हाथ में आई थी तो मुझे भी बहुत सरप्राइज लगा था क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को रख के। तो एक बात मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का जो कंसेप्ट है आपके लिए और हमारे लिए भी ये बहुत यूनिक कंसेप्ट है। 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स देंगे, लेकिन एक बार अगर आप सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का जो भी आपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ा है, आईसीआई के बोर्ड ऑफ स्टडीज के जो फैकल्टी मेंबर्स है उन्होंने इस आरटीपी के द्वारा उसी थ्योरेटिकल कंसेप्ट को प्रैक्टिकली हमें करके बताया है। एक बार ये मेथोडोलॉजी आप समझ जाएंगे बेटा, आई गारंटी यू इस लेक्चर खत्म होने के बाद ये जो आपके मन में एक डर बन गया था इस आरटीपी को देख के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का, बहुत टिपिकल होगा। आई गारंटी यू बेटा, ये लेक्चर खत्म होने दीजिए, ये वाला कंसेप्ट आपके लिए बहुत बहुत इजी होने वाला है ना। बट रियली हेड्स ऑफ टू द बोर्ड ऑफ स्टडी फैकल्टी मेंबर। मैं तो हमेशा अप्रिशिएट करता हूं बेटा, ऑल्दो कुछ बच्चे सोचते होंगे फॉर मई 21 वाले स्टूडेंट्स के लिए ही इतने नए कंसेप्ट क्यों, केस स्टडी डाइजेस्ट भी रिलीज कर दिया, फिर इसमें भी 10 नए क्वेश्चन है। हमेशा पॉजिटिव नोट पे लेके चलिए बेटा, क्योंकि निगेटिविटी सभी जगह है ना। पॉजिटिव नोट पे लीजिए, ज्यादा बेटर है। आपने अपना अटेम्प्ट देने से पहले इन टाइप के क्वेश्चंस कर लिया है। अब अगर आपके यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रिप्रोड्यूस होते हैं तो यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। देखिए, आप करना तो है बेटा, पढ़ना तो बहुत अच्छे से, तो क्यों ना उसको पॉजिटिव मोड पे करें। मैं तो हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही पढ़ाता हूं और मैं भी अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि वो भी हर चीज में पॉजिटिव रहे। जो चीज आपके हाथ में नहीं है एक्सेप्ट कीजिए। नए क्वेश्चन आए, ठीक है, डील कर लेंगे। मैंने बताया भी आपको, बहुत यूनिक है, अनडाउटेडली यूनिकनेस में आप इसको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स दीजिए। लेकिन एक बार इसकी मेथोडोलॉजी अपन इस वीडियो के द्वारा समझ लेंगे बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अचीवेबल होंगे कि सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग का जब कंसेप्ट हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं थ्रू अल्गोरिथम मेथड, तो उसको कैसे क्या डील किया जाता है, मशीन को कैसे क्लस्टरिंग मैन्युफैक्चरिंग बनाया जाता है। उसके पहले कुछ टर्मोलॉजीज मैं आपके साथ जरूर बेटा यहां पे शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद ही अपन ये कंसेप्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3 से 4 टर्मोलॉजी अपने को यहां पे डिस्कस करना है बेटा। जो पहली टर्मोलॉजी है वो है ग्रुप टेक्नोलॉजी। जस्ट ए मिनट, मैं फाइल अपलोड कर लेता हूं बेटा। ग्रुप टेक्नोलॉजी। दूसरी टर्मोलॉजी है पार्ट फैमिली। तीसरी टर्मोलॉजी है मशीन सेल। चौथी टर्मोलॉजी आपके लिए सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग एंड द लास्ट टर्मोलॉजी इज क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग। एक एक टर्मोलॉजी जब आपको क्लियर होते चलेगी ना, तो जो इसका हुआ बना हुआ है कि बहुत बहुत यूनिक पॉइंट है, बहुत टफ भी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले अपन एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप टेक्नोलॉजी? यह एक मैनेजमेंट फिलॉसफी है जो क्या करती है, जो प्रोडक्ट्स है या जो उनके मशीन पार्ट्स है, प्रोडक्ट को बनाने के जो पार्ट्स है, जिनकी सिमिलर डिजाइन है या जिनकी सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, या दोनों, सिमिलर डिजाइन भी है, सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक भी है, उनको ग्रुप कर देती है। तो उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी। एक बार साथ में बोलेंगे बेटा, साथ में हमेशा पार्टिसिपेट कीजिए बेटा ना, बहुत यूनिक कंसेप्ट है। तो आप अगर अभी पार्टिसिपेट करेंगे मेरे साथ आने वाले 30 से 40 मिनट तक, तो ये कंसेप्ट आपका होके रहेगा, आई गारंटी यू बेटा। तो व्हाट इज ग्रुप टेक्नोलॉजी? एक ऐसी मैनेजमेंट फिलॉसफी है जो प्रोडक्ट्स को या प्रोडक्ट्स के पार्ट्स को ग्रुप करती है। कौन से प्रोडक्ट को, कौन से ग्रुप प्रोडक्ट के पार्ट्स को? जो सिमिलर इन डिजाइन हो, जो सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बियर करते हो, या दोनों हो, है ना। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है बेटा? अगर आप प्रोडक्ट या पार्ट्स को ग्रुप कर देते हो तो उनके लिए कॉमन सेट ऑफ स्ट्रेटेजी आप डेवलप कर पाओगे, जिससे आपका टाइम भी बचता है, आपके रिसोर्सेज भी बचते हैं। तो समझ में आया बेटा? नाम से लग रहा है ग्रुप टेक्नोलॉजी। हम प्रोडक्ट को ग्रुप करेंगे, प्रोडक्ट के पार्ट्स को ग्रुप करेंगे जो सिमिलर इन डिजाइन हो, साथ में बोलिएगा, जो सिमिलर इन डिजाइन हो या सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो। अब नेक्स्ट आपके लिए एक डेफिनेशन है पार्ट फैमिली। जो सिमिलर पार्ट्स है उनके ग्रुप को हम बोलेंगे पार्ट फैमिली। जो सिमिलर पार्ट्स है, सिमिलर का मतलब समझ गए बेटा आप, जिनकी सिमिलर डिजाइन है या सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जब हम उसको ग्रुप करते हैं तो उसको बोला जाता है पार्ट फैमिली, है ना। फिर मशीन सेल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक पर्टिकुलर पार्ट फैमिली के लिए जो ग्रुप ऑफ मशीनरी को जब हम अरेंज करते हैं, वर्ड रिपीट कीजिएगा साथ में, एक पर्टिकुलर
पार्ट फैमिली की प्रोसेस करने के लिए जब हम ग्रुप ऑफ मशीनरी को अरेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मशीन सेल या वर्किंग सेल। हमने पार्ट फैमिली आइडेंटिफाई कर लिया, अब उस पार्ट फैमिली को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी। तो कौन कौन सी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी जब हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं? तो दिस टर्मिनोलॉजी इज नोन एज मशीन सेल या वर्किंग सेल। ठीक है बेटा। अब लास्ट टर्मिनोलॉजी है जब आप फाइनली उस मशीन सेल के द्वारा वो पर्टिकुलर पार्ट फैमिली को मैन्युफैक्चर करते हो, अब आपका टॉपिक का नाम आता है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। तो कहां से स्टार्ट हुआ ये? ग्रुप टेक्नोलॉजी से। फिर सेकंड डेफिनेशन हमने पढ़ा पार्ट फैमिली, थर्ड डेफिनेशन हमने पढ़ा मशीन सेल, फोर्थ डेफिनेशन पढ़ा हमने सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। हां, एक चीज मैं क्लियर कर दूं बेटा, अभी जब मैं समझा रहा हूं तो मैं मान के नहीं चल रहा हूं कि आपने सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग भी कभी पढ़ा है। मैं मान के चल रहा हूं या पहली बार सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हो, तो राइट फ्रॉम द बेसिक अपन यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक बार और रिपीट करेंगे बेटा। ग्रुप टेक्नोलॉजी का मतलब साथ में बोलिए, जब हम प्रोडक्ट्स या पार्ट्स को ग्रुप करते हैं। कौन से प्रोडक्ट को या कौन से पार्ट्स को हम ग्रुप कर पाएंगे? जो सिमिलर इन डिजाइन हो। वेरी गुड। फिर आगे, जिनके पास सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो। जब हम ऐसा करते हैं तो हम इसको बोलते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी। क्या फायदा है इसका? सिमिलर ग्रुप टेक्नोलॉजी से हम एक कॉमन सेट ऑफ स्ट्रेटेजी डिराइव कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा टाइम और रिसोर्सेस सेव होंगे। अब पार्ट फैमिली क्या? जो आपके प्रोडक्ट के पार्ट्स है, वो जो सिमिलर पार्ट्स है, जब आप उन सिमिलर पार्ट्स को ग्रुप कर देते हो, एक बंच बना लेते हो, एक ग्रुप बना लेते हो, तो उसको बोलते हैं पार्ट फैमिली। मशीन सेल क्या होगी? जब उस पार्ट फैमिली को प्रोसेस करने के लिए आपको मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप मशीनरीज को ग्रुप करते हो, मशीनरी का भी ग्रुप बनाते हो कि कौन कौन सी मशीनरी ये वाली पार्ट फैमिली को, ये वाले पार्ट्स को नहीं, ये वाली पार्ट फैमिली को प्रोड्यूस करेगी, तो उसको हम बोल देते हैं मशीन सेल या वर्किंग सेल। क्लियर है? अब लास्ट बेटा, जो आपके टॉपिक का पूरा हेडिंग है आरटीपी मई 2021 का, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। जब उस मशीन सेल के द्वारा हम एक पर्टिकुलर पार्ट फैमिली को मैन्युफैक्चर करते हैं, जब उस पर्टिकुलर मशीन सेल के द्वारा हम एक पर्टिकुलर पार्ट फैमिली को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर है बेटा? तो देखिए, कभी भी आपको पढ़ना है ना, तो बेटा इसी प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसको रट लेंगे, आपको यही नहीं पता पार्ट फैमिली क्या होती है या मशीन सेल क्या होता है, तो फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। फिर इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। क्या क्या बेनिफिट्स है ग्रुप टेक्नोलॉजी या सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग के? ये आईफे ने क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें भी पूछा है बेटा। और तो यहां पे क्या क्या आपको बेनिफिट है? सबसे पहला बेनिफिट है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है एज कंपेयर टू प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस मतलब वही ट्रेडिशनल लेआउट कि एक फंक्शन एक ही डिपार्टमेंट करेगा। स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ता है क्योंकि यहां पे सिमिलर प्रोसेस या सिमिलर डिजाइन वाले आप प्रोडक्ट या पार्ट्स को ग्रुप करते हो। रिलायबिलिटी बढ़ती है क्योंकि यहां पे आप देखेंगे जो एक यू शेप मैन्युफैक्चरिंग होती है वो जनरली सिंगल पर्सन या 2 पर्सन सेल होती है, जिसके द्वारा वही बंदे वही वर्क करते तो रिलायबली वर्क कर सकते हैं। मटेरियल फ्लो हमारा प्रॉपर होता है। मशीन यूटिलाइजेशन, स्पेस यूटिलाइजेशन, डिफरेंट बेनिफिट्स है बेटा। कुछ चीजें हम यहां पे कम कर पाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 चीजें हम कम कर पाते हैं, सेटअप टाइम और प्रोडक्शन टाइम। यहां पे अभी जब आप डिटेल आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कैसे सेटअप टाइम हमारा यहां पे कम होता है और डाउन टाइम, मशीन का चलते चलते अचानक बंद हो जाना भी यहां पे कम होगा। तो एक इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये चीजें आपको पूछी गई है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग या ग्रुप टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं अपन इसके प्रैक्टिकल पार्ट में। जो आईफे ने थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपको ऑलरेडी स्टडी मटेरियल में दिया था, अब इसका प्रैक्टिकल पोर्शन आपको दिया है। मैं हमेशा इस चीज में फर्मली बिलीव करता हूं बेटा, जब भी कोई बंदा मेहनत करता है ना, तो आप उसको उसका रिस्पॉन्स दीजिए। आईसीआई के जो भी बोर्ड ऑफ स्टडीज के फैकल्टी मेंबर्स है, इस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, कोई भी सब्जेक्ट के जो भी फैकल्टी मेंबर्स है, अगर आपको लगता है उन्होंने जो नया स्टडी मटेरियल इशू किया है आईसीआई के बोर्ड ऑफ मेंबर्स के फैकल्टी मेंबर ने, या उन्होंने आरटीपी एमटीपी में बहुत अच्छा वर्क किया है जिससे आपकी क्लैरिटी और बढ़ी है,
मेल आईडी बेटा आप सभी के पास अवेलेबल है। जरूर हर सब्जेक्ट की फैकल्टी मेंबर को अप्रिशिएट कीजिएगा। आपका एक मेल उन फैकल्टी बोर्ड ऑफ स्टडीज के फैकल्टी मेंबर को और अप्रिशिएट करता है कि स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के लिए और भी ज्यादा क्लैरिटी से वो क्वेश्चन को प्रेजेंट कर पाए, ये सब चीजें कर पाए। एक और चीज मैं यहां पे बोर्ड ऑफ स्टडीज के फैकल्टी मेंबर की तारीफ करना चाहूंगा बेटा, जब आप क्वेश्चन नंबर 1 का रिक्वायरमेंट पार्ट देखेंगे, आप देखिएगा जरूर, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जब आप रिक्वायरमेंट पार्ट देखेंगे तो उसमें और जो केस स्टडी डाइजेस्ट था उसमें एक बेसिक डिफरेंस है बेटा। यहां पे जब आप केस स्टडी डाइजेस्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का रिक्वायरमेंट पार्ट देखेंगे और यही जब आप रिक्वायरमेंट पार्ट इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो एक बहुत बेसिक डिफरेंस और बहुत वेलकम डिफरेंस है ये आईसीआई के बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर्स के द्वारा। इसलिए मैं बोल रहा हूं आप उनको अप्रिशिएट कीजिए बेटा, कोई भी गुड एफर्ट्स करता है उनको अप्रिशिएट कीजिए। यहां पे देखिए एक बहुत कॉमन कंप्लेन होती थी स्टूडेंट्स की कि सर केस स्टडीज की जो लेंथ होती है ना वो इतने सारे पॉइंट्स होते हैं, हम उनको अकोमोडेट ही नहीं कर सकते हैं। मतलब एक एक केस स्टडी में 10 पॉइंट्स है, जबकि हम अपने लेवल पे हो तो 2 3 4 पॉइंट ही सोच पाते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो फीडबैक है ना आपका, ये बोर्ड ऑफ स्टडीज के फैकल्टी मेंबर के पास पहुंचा होगा, जिसके कारण उन्होंने अब दिन पर दिन इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। देखिए यहां पे क्लियर कट बोला है, ये चीज आपको नहीं मिलेगी केस स्टडी डाइजेस्ट में, जबकि सिमिलर क्वेश्चन केस स्टडी डाइजेस्ट का पूछा है। यहां पे क्लियर कट लिखा है 2 अप्रोप्रिएट पॉइंट्स अगर आप लिखते हो देन दे आर मोर देन इनफ। और जबकि आप केस स्टडी डाइजेस्ट में देखोगे बेटा तो 2 नहीं 4 4 5 5 पॉइंट्स दिए हैं, तो एक स्टूडेंट घबरा जाता है कि मैं इतने पॉइंट्स कैसे लिख पाऊंगा या लिख पाऊंगी। डजंट मैटर बेटा, आईसीआई सिर्फ और सिर्फ, मैंने कई बार आपको बोला हूं, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है एससीएमपी में, ओनली एंड ओनली क्वालिटी मैटर करती है एससीएमपी में। चलिए अब अपन आते बेटा अपने अभी के लेक्चर में, पूरा उस पे ही फोकस करेंगे। अब जो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है, उसके लिए टेक्निक यूज होती है जिसको बोला जाता है क्लस्टरिंग टेक्निक्स। क्या करती है क्लस्टरिंग टेक्निक? ये मशीन सेल को आइडेंटिफाई करती है, ये पार्ट फैमिली को आइडेंटिफाई करती है। एक और बार बोलेंगे बेटा क्योंकि नई टर्मिनोलॉजी है, बार बार रिपीटेशन तो बनता है इसमें। मशीन सेल का मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट फैमिली को प्रोसेस करने के लिए जो ग्रुप ऑफ मशीनरीज की हमें जरूरत पड़ेगी उसके आइडेंटिफिकेशन को हम मशीन सेल बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ फैमिली मतलब सिमिलर पार्ट्स को जब हम ग्रुप कर देते हैं, और सिमिलरिटी कैसे डिसाइड होती है, या तो उनका डिजाइन सिमिलर हो या तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर हो। तो ऐसे सिमिलर पार्ट्स का जब हम एक ग्रुप बना देते हैं तो हम उसको पार्ट फैमिलीज बोलते हैं। तो अब इसी सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपने पढ़ा है, अब इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना, ये मेथड का नाम होता है क्लस्टरिंग टेक्निक्स। इसमें हम मशीन सेल आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें हम उनकी पार्ट फैमिलीज आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे करते हैं? जो रोज एंड कॉलम्स है उनको रीअरेंज करके। किसके रो और कॉलम्स को रीअरेंज करके? ये मैट्रिक्स आपको हमेशा क्वेश्चन में रेडीमेड दिया रहेगा, मशीन पार्ट इंडिकेटर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मशीन पार्ट इंडिकेटर मैट्रिक्स में जो रोज है जो कॉलम्स है उनको बार बार आप रीअरेंज करते हो ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ मशीन सेल, और उनका करस्पॉन्डिंग, उन्हीं मशीन सेल का करस्पॉन्डिंग आप पार्ट फैमिली आइडेंटिफाई कर पाओ। और ये कब तक चलते रहता है रीअरेंज? जब तक एक ब्लॉक डायगोनल हम फॉर्म ना कर दे, मतलब एक सिंपल रैंकिंग ना आ जाए, है ना। अब 2 टेक्निक है बेटा क्लस्टरिंग टेक्निक से रिलेटेड। पहली टेक्निक का नाम है रो एंड कॉलम मास्किंग, है ना। हालांकि ये वाली जो टेक्निक है ये कवर्ड नहीं है अभी एमटीपी 2021 मई 2021 में, है ना। ये वाली टेक्निक के ऊपर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सिमिलर इसी से ही रिलेटेड है। आप मुझे कमेंट बॉक्स के द्वारा बताइएगा बेटा, जो मेथड 2 है वो तो अपन अभी सॉल्व कर ही रहे, वो ही अपनी अभी प्रायोरिटी है। अगर आप चाहते हैं कि रो और कॉलम मास्किंग वाली टेक्निक भी आपको सीखना है, स्पेशली नवंबर 21 या ऑनवर्ड स्टूडेंट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कमेंट्स कितने बच्चे वो चाहते हैं उस हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा क्या ये वाली टेक्निक भी पढ़ाना है क्या। अब आपका एक कॉमन सॉल्व बेटा क्या है सिलेबस में? यस बेटा, जब आपका सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग है तो उसकी 2 मेथड है आपके पास। एक मेथड आईसीआई ने एमटीपी मई 2021 में पूछा है, हो सकता है जो दूसरी मेथड हो जिसका नाम है रो एंड कॉलम मास्किंग वो आपके अटेम्प्ट में पूछ ले। तो अगर आपको लगता है आप टाइम दे पाएंगे तो मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स के आधार पर बेटा
फिर डिसाइड करूंगा कि मुझे उसके बेस पर एक लेक्चर डिजाइन करना है क्या। ठीक है, तो अभी मेरा पूरा इंटेंशन है रो ऑर्डर क्लस्टरिंग। जल्दी से 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। ग्रुप टेक्नोलॉजी, पार्ट फैमिली, मशीन सेल हो गया अपना, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग हो गया। क्लस्टरिंग टेक्निक का मतलब जो हमें मशीन पार्ट इंडिकेटर मैट्रिक्स हमेशा दिया रहेगा। क्या बोलेंगे इसको? मशीन पार्ट इंडिकेटर मैट्रिक्स। क्या होता है ये देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी दिया है, ये जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है इसको बोला जाता है मशीन पार्ट इंडिकेटर मैट्रिक्स। इसको हम रीअरेंज करते हैं, इसके कॉलम को रीअरेंज करते हैं, इसकी रोज को रीअरेंज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए मशीन सेल, हम आइडेंटिफाई कर पाए मशीन सेल, उन मशीन सेल से रिलेटेड करस्पॉन्डिंग हम पार्ट फैमिली आइडेंटिफाई कर पाए। एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूं बेटा आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कितनी मशीन है आपके पास? टोटल यहां पे 5 मशीन है। ठीक है, कितने पार्ट्स है आपके पास? यहां पे कोइंसिडेंटली 5 पार्ट है, जबकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि जितनी मशीन है उतने ही पार्ट्स है, बस ये कोइंसिडेंस है। 5 मशीन है आपके पास और 5 पार्ट्स है। तो क्लस्टरिंग टेक्निक का मतलब क्या होगा? ये जो 5 मशीन है इसको हम कितने मशीन सेल में आइडेंटिफाई करें? बोलिएगा साथ में, ये जो 5 मशीन हमारे पास है इसको हम कितनी मशीन सेल में, मशीन सेल का मतलब ग्रुप ऑफ मशीनरी जो पार्ट फैमिली को मैन्युफैक्चर करेगी, एक पर्टिकुलर पार्ट फैमिली को मैन्युफैक्चर करेगी, तो इनमें से ऐसी कौन कौन सी मशीन है जिनको हम एक ग्रुप में आइडेंटिफाई करेंगे? मशीन सेल 1, मशीन सेल 2। और ये जो 5 पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, इनमें से कौन कौन से सिमिलर डिजाइन है, किस किस की सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ताकि मशीन सेल को आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर्टिकुलर मशीन सेल में सिर्फ वही पार्ट फैमिली का प्रोडक्ट बनाया जाएगा, बाकी दूसरे पार्ट फैमिली के प्रोडक्ट दूसरे मशीन सेल में बनाए जाएंगे। तो क्लियर है बेटा? क्लस्टरिंग टेक्निक का मतलब इस क्वेश्चन नंबर 4 में कितनी मशीन है? 5। हमें पहले इन मशीन को ग्रुप ऑफ मशीन में बाइफरकेट करना है ना। 2 ग्रुप भी बन सकते हैं, 3 ग्रुप ऑफ मशीन भी बन सकते हैं। हर ग्रुप ऑफ मशीन जो करस्पॉन्डिंग पार्ट फैमिली को प्रोड्यूस करेंगे उसको हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर मशीन सेल। तो हमारे द्वारा यहां पे मशीन सेल आइडेंटिफाई होगा और उनका करस्पॉन्डिंग पार्ट फैमिली आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, 2 टेक्निक है। हम जो टेक्निक अभी पढ़ रहे हैं उसका नाम है बेटा रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। लेट्स स्टार्ट। इसके लिए मैं चाहूंगा, आईसीआई ने आपको पेज नंबर 26 में बेटा एक स्टेप्स पूरी दिया हुआ है। इसकी हार्ड कॉपी मेरे को चाहिए या आप इसको मोबाइल में स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि बार बार अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी जब अपन इस एल्गोरिथम को सीख रहे हैं, रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग टेक्निक। मैं पेज नंबर 26 में आपको बता देता हूं क्या चीज मुझे अभी रिक्वायर्ड रहेगी आपसे। हार्ड कॉपी में हो तो प्रेफरेबल है, क्योंकि उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसका लेवल डेफिनेटली बेटा इंप्रूव होता है। जस्ट अ मिनट, पेज नंबर 26 में ये जो आपको दिया है, मुझे इसका आपको प्रिंट आउट आपके हाथ में चाहिए बेटा। इससे बहुत क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि यहां पे पूरी स्टेप्स बताई गई है। लगता है जब आप पढ़ोगे इस स्टेप्स को आपको लगेगा यार बहुत टफ है। आई गारंटी, अगेन मैं आपको 3 से 4 बार बोल चुका हूं बेटा, बहुत सिंपल है। यूनिकनेस के लेवल पर ये 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर एक बार ये चीजें आपको समझ जाएगी, देन इट्स वेरी इजी, है ना। तो इसका प्रिंट आउट मुझे चाहिए बेटा। मैंने अपने लिए प्रिंट आउट निकाल रखा हूं उसका। बार बार अपने को उसको रेफर करना पड़ेगा, तब जाके अपन प्रॉपरली पूरी स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके अपन निकाल पाएंगे कि कौन सा ग्रुप ऑफ मशीन, कौन सा मशीन सेल किस करस्पॉन्डिंग पार्ट फैमिली को प्रोड्यूस करेगा। टारगेट क्लियर है बेटा? हम लगा रहे हैं क्लस्टरिंग टेक्निक। क्लस्टरिंग टेक्निक के द्वारा जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है, मशीन पार्ट इंडिकेटर मैट्रिक्स को, हम उसकी रोज को, उसके कॉलम को रीअरेंज करेंगे ताकि हम मशीन सेल को आइडेंटिफाई कर पाए जो एक करस्पॉन्डिंग पार्ट फैमिली बनाएगा। उम्मीद है बेटा मल्टीपल रिपीटेशन किया हूं, अब ये आपके लिए क्लियर जाएगा। तो ये पेज मुझे चाहिए बेटा 26 वाला, तभी क्लैरिटी आएगी, क्योंकि बार बार आप अगर पेज पलटाएंगे तो उसमें क्लैरिटी कहीं ना कहीं खत्म होगी बेटा। चलिए अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए बेटा। सबसे यूनिक क्वेश्चन आरटीपी मई 2021 का। लेट्स स्टार्ट दैट क्वेश्चन बेटा। First para, it has been resolved that cellular manufacturing, वापस से रिपीट करेंगे। सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जब हम
एक पर्टिकुलर मशीन सेल से एक पर्टिकुलर पार्ट फैमिली को मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम उसको बोलते हैं सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग. इट हैज बीन रिजॉल्व दैट सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग शैल बी अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी इन द रीसेंट बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी. इन फेवर ऑफ द रिवॉल्यूशन, जो मिस्टर नायक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन और ऑपरेशन के लिए, उसने एक ब्रीफिंग दिया है अबाउट द डिफरेंट लेआउट ऑफ सेल. मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो बिलीव करता है कि ईच पॉसिबल सेल फॉर्मेशन एंड लेआउट नीड टू बी स्टडीड इन एडवांस बाय क्रॉस फंक्शनल टीम. जो जस्ट इसके पहले का वीडियो मैंने अपलोड किया हूं बेटा आरटीपी का, उसमें मैंने आपको समझाया क्रॉस फंक्शनल टीम क्या है. तो एक जनरल पैरा है, एज सच अभी इंपॉर्टेंट नहीं है. चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर का कंसर्न है ओवर द यूटिलिटी ऑफ सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग. उसको डाउट है कि क्या सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं क्या. तो जो मिस्टर नायक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उसने क्या मेंशन किया, ये एक साइंटिफिक मेथड है जो बहुत पुरानी मैनेजमेंट थ्योरी पर बेस्ड है, लेकिन वो एनालिसिस और जो वर्कफ्लोस के द्वारा सिंथेसाइज होता है ताकि हम अपनी एफिशिएंसी, स्पेशली लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाए, आज भी उसका सिग्निफिकेंस है ना. फिर मिस्टर नायक ने क्रॉस फंक्शनल टीम बनाया है और हमें एक इंपॉर्टेंट यहां पे पूरा मैट्रिक्स दिया गया है. इस मैट्रिक्स को बोला गया है मशीन पार्ट इंसिडेंट मैट्रिक्स. ये हमेशा आपको दिया रहेगा बेटा, कभी भी आपको अपनी तरफ से इसको मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ेगा. तो ये हमारे पास मशीन्स है, दिस आर द मशीन्स एंड दिस आर द पार्ट्स, है ना. जहां पर जो भी कॉलम, जो भी सेल आपको ब्लैंक नजर आ रही है, इनडायरेक्टली वहां पे जीरो मेंशन होता है. तो या तो कोई ऑथर वहां पे जीरो मेंशन कर देते हैं या कोई ऑथर उस सेल को ब्लैंक रहने देते हैं. इसका क्या मतलब है जरा ध्यान दीजिएगा. इसका मतलब है कि जो मशीन M2 है, ये पार्ट्स 101 मैन्युफैक्चर करती है. मशीन M7 है, ये पार्ट नंबर 104 भी मैन्युफैक्चर करती है, ये पार्ट नंबर 108 भी मैन्युफैक्चर करती है. मशीन M3 पार्ट नंबर 101 और 107 मैन्युफैक्चर करती है. इस प्रकार से आपको पूरा मशीन पार्ट इंसिडेंट मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है. अब जो आपके पास क्लस्टरिंग टेक्निक है, जिसके द्वारा आप इन 5 मशीन को मिनिमम दो अलग अलग ग्रुप ऑफ मशीन में बाइफरकेट करेंगे, मशीन सेल में बाइफरकेट करेंगे, उनका करस्पॉन्डिंग आप पार्ट फैमिली निकालेंगे कि वो मशीन सेल किन पार्ट फैमिली को मैन्युफैक्चर करेंगे. डेफिनेटली दूसरी मशीन सेल फिर बचे हुए जो हमारी पार्ट फैमिली है उसको मैन्युफैक्चर करेंगे. तो सीधा मैं अभी बेटा थर्ड पार्ट में आता हूं, क्योंकि पहला और दूसरा पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा, लेकिन अभी मेरा पर्पस है जो क्लस्टरिंग टेक्निक का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो अपन डील करें. तो 2 मेथड है. पहली मेथड अभी तक आईफाई ने रिलीज नहीं किया है, इसलिए मैं अभी इस पे फोकस नहीं कर रहा हूं. मैं वेट कर रहा हूं बेटा आपके कमेंट का, कितने स्टूडेंट चाहते हैं वाली मेथड भी सीखना. अभी मैं फोकस कर रहा हूं जो आईफाई ने आपको मेथड दिया है, जिसका नाम है रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, है ना. इसकी टोटल अगर आप देखेंगे, वो पेज 26 का बेटा मुझे प्रिंट आउट चाहिए, वहां पे पूरी आपको स्टेप्स दिया हुआ है ना. तो अब मेरे साथ में चलिए, जब जब मैं आपको लिखने मना करूं तब आप लिखना बंद कर दीजिएगा, वरना आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए बेटा ना. इसको आपको साथ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, जब ये चीजें समझ में आएगी, है ना. चलिए लेट्स स्टार्ट. तो देखिए पूरा ये डायग्राम पहले आप बनाइए इसको. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 अगर आप आईसीआई का देखेंगे तो यहां पे लिखा है आपको बाइनरी वेट असाइन करना है. ये टर्मोलॉजी से घबराइएगा मत बेटा, कंसेप्ट अल्टीमेटली आपको समझ में आना चाहिए. 2-3 जो टर्मोलॉजीज है इसको आप रट भी लेंगे तो आराम से आपका रो वाला जो है रो ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम ये बहुत इजीली फॉलो हो जाएगा. तो सबसे पहली स्टेप है, हमें असाइन करना है बाइनरी वेट. असाइन करना है हमें बाइनरी वेट. बाइनरी वेट हमें कॉलम को भी असाइन करना है, बाइनरी वेट हमें रो को भी असाइन करना है. सबसे पहले हम बाइनरी वेट असाइन करते हैं अपनी मशीन्स के लिए. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले वो डायग्राम एज इट इज आप बना लीजिए बेटा, जैसा आपको इंस्टीट्यूट ने वो डायग्राम दिया है. जस्ट प्रिपेयर एज इट इज. टोटल 6 कॉलम है आपके पास, साथ में बनाइएगा बेटा, बिल्कुल भी बाद वाला काम नहीं रखना है.
हाथ के हाथ आप इसको बनाएंगे बहुत कंफर्टेबली, आप मेरे साथ ये पूरा अल्गोरिथम सीख जाएंगे बेटा, है ना, वो एक बार में। तो साथ में बनाइए इसका। तो ये है पार्ट्स का 101, 104, 105, 107 एंड 108। फिर मशीन M2, M7, 13, 13A और 15। कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं बेटा, जो मुझे मशीन पार्ट इंसिडेंट मैट्रिक्स दिया है, जस्ट अभी मैं उसको कट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, फिर अपन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 डील करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे जो आपको नंबरिंग दिया है वो आप लिख दीजिए। पूरा एज इट इज कॉपी कर दिया बेटा आपने इसको। चेक कर लीजिए, बिल्कुल आपने प्रॉपरली कॉपी किया है ना, नहीं तो थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो पूरा आंसर फिर आपका यहां पे गलत हो जाएगा। अब अपना पहला पॉइंट है, अपने को बाइनरी वेट असाइन करना है। फॉर्मूला अभी जाने दीजिए आप, इसका सिंपल सा होता है बेटा, बाइनरी वेट जब आपको यहां पे असाइन करना है तो 2 टू द पावर, हमेशा 2 टू द पावर लेना है। कितनी मशीन है आपके पास यहां पे? टोटल 5 मशीन है ना। कितने कंपोनेंट्स है आपके यहां पे? टोटल 5 कंपोनेंट्स है, 101, 104, 105, 107 और 108। तो 5 कंपोनेंट्स माइनस आपके पास कॉलम भी 5 है, तो एक प्रकार से ये 2 टू द पावर 0 हो गया। चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको ज्यादा इजी जाएगा। तो एक प्रकार से 2 टू द पावर 0 हो गया। ठीक है, हमेशा आपको चालू करना है राइट हैंड से, है ना, फिर उसको डिक्रीजिंग मैनर पे लिखते जाना है। फिर यहां पे होगा बेटा 2, 5 माइनस 4, 2, 5 माइनस 3, 2, 5 माइनस 2, 2, 5 माइनस 1। पहला जो 5 है वो क्या है? नंबर ऑफ पार्ट्स। सेकंड जो -5 अपन ने करा है वो है नंबर ऑफ कॉलम। फिर लास्ट सेकंड कॉलम में कितने कॉलम है? वो चौथा कॉलम है, फिर वो तीसरा कॉलम है, फिर वो दूसरा कॉलम है, फिर वो पहला कॉलम है। तो ये आ जाएगा बेटा 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 4, है ना। अब इसको आप नंबरिंग दे दीजिए, 2 टू द पावर 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8 और ये 16। ठीक है, ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया बेटा? बाइनरी वेट आपने फाइंड आउट कर लिया है। हर कॉलम के आपने बाइनरी वेट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब एक और टर्मिनोलॉजी है, फिर अब सेकंड स्टेप हम यहां पे अप्लाई करेंगे। एक बार आपने बाइनरी वेट असाइन कर दिया तो हमारी सेकंड स्टेप है, हम अब डेसिमल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। वर्ड रिपीट कीजिएगा क्या आगे पे? डेसिमल इक्विवेलेंट। अभी अपन फॉर्मूले पे ध्यान नहीं दे रहे बेटा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, उसको बाद में अपन आराम से रट सकते हैं। अभी आप पूरी मेथोडोलॉजी पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली स्टेप हमने क्या किया? जो हमें मशीन पार्ट इंसिडेंट मैट्रिक्स दिया है, हमने उसको एज इट इज कॉपी कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया? राइट हैंड से चालू किया, हमेशा 2 टू द पावर। अब यहां पे क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा बेटा ना, वापस यहां पे हमेशा क्या आएगा? जो मैंने ब्लू पेन से टिक किया हूं, यहां पे आएगा आपके पास कितने नंबर ऑफ पार्ट्स है? 1, 2, 3, 4, 5। आपके पास टोटल 5 पार्ट्स है, तो देखिए सभी में 5 आया। फिर ये जो 108 वाला कॉलम है, इसका कॉलम नंबर क्या है? 5 कॉलम नंबर है इसका, तो मैंने 5th कॉलम कर दिया। फिर जो 107 वाला है, कौन सा कॉलम है? 4th कॉलम है। फिर 3rd कॉलम है, फिर 2nd कॉलम है, फिर 1st कॉलम है। तो फॉर्म में आया क्या है? तो 2 टू द पावर 0 हुआ, तो 2 टू द पावर 0 1, 2 टू द पावर 1 ये हो जाएगा 2, 4, 8, 60, ये हो गया आपका। अब आपने यहां पे फाइंड आउट कर लिया बाइनरी वेट। अब आपकी स्टेप नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा, अब आपका स्टेप नंबर 2 है, अब आपको डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे निकालना है बेटा? बहुत सिंपल सा पॉइंट है, पूरा ध्यान इधर लगाइएगा ना साथ में। डेसिमल इक्विवेलेंट आपको मशीन के लिए आप निकाल रहे हैं, तो बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, एक मिनट। यहां पे 1 है, यहां पे 0 है, अभी मैं लिख देता हूं यहां पे 0,
जीरो, जीरो और जीरो, ब्लैंक है मतलब वहां पे जीरो है। तो जो 101 वाला पार्ट है इसका आपका बाइनरी वेट कितना है? 16 इसका बाइनरी वेट है। क्या और वेट दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बचे हुए सेल में कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करेगा मशीन नंबर M2। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना आया? 16। तो यही कहलाएगा बेटा आपका डेसिमल इक्विवेलेंट। तो यह आ गया डेसिमल इक्विवेलेंट 16। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा समझिएगा। अब हम मशीन 2 के लिए निकाल रहे हैं। मशीन 2 हो गया, अब हम मशीन 7 के लिए निकाल रहे हैं। मशीन 7 में जब आप देखेंगे तो यहां पर जीरो है, यहां पर जीरो है और यहां पर जीरो है। जहां पर जीरो मल्टीप्लाई बाय आप जब वेट देंगे बाइनरी वेट तो आंसर विल बी द जीरो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप यहां पे देखिए, यहां पर बाइनरी वेट है 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हुआ? 8। ध्यान से चलिएगा बेटा ना, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8। यहां पे तो वैल्यू जीरो है, फिर यहां पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हुआ? 1। तो 8 प्लस 1 कितना हुआ? 9। 8 प्लस 1 9। कैसे आया एक बार लिख देता हूं मैं इसको बेटा। यह आया 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 1, यह आया 1 इंटू 16। क्लियर हो रहा है बेटा? थोड़ा सा नया जरूर है बेटा, जब भी कोई चीज आप नहीं सीखते ना थोड़ा सा डाउट आता है, लेकिन अगर आप इस लेक्चर में मेरे साथ कंटिन्यूअसली बने रहे बेटा, आई गारंटी यू ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हमने बाइनरी वेट दिया, बाइनरी वेट देने के बाद हम डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। अब मैं आपको एक मौका देता हूं, आप मुझे मशीन 3 का डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल के बताइए। मैं चेक करना चाहता हूं क्या आपको डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना आया या नहीं आया। ट्राई जरूर कीजिएगा बेटा, खोने के लिए भी आपके पास कुछ भी नहीं है। यही चीज अपने को 3-3 4-4 बार करना है इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो बेफिक्र रहिए, आपको ये पूरी चीज समझ के रहेगी, बस आप साथ में पार्टिसिपेट कीजिएगा मेरे पास। मशीन नंबर 13 के लिए मुझे आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल के बताइए कितना आ रहा है। मेरा आंसर आ रहा है बेटा 18, डेसिमल इक्विवेलेंट 18, 18। चेक कीजिए क्या आपका आंसर भी 18 आ रहा है, डेसिमल इक्विवेलेंट 18। बोलो बेटा कैसे? देखिए, जहां पे ब्लैंक है मतलब वहां पे जीरो है, तो इसका बाइनरी वेट लेके तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको जीरो एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है, सिर्फ मैं आपके लिए बता रहा हूं बेटा ना। अब मैं कर रहा हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 16, इसका बाइनरी वेट तो ये हो गया 16, याद रखिएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 लिख ही देता हूं मैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 16 ये हो गया 16। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इसका बाइनरी वेट, तो प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ गया 18। साथ पे चलिए बेटा, अब आपको फिर से मौका दे रहा हूं मैं, मुझे 13A के लिए आप बाइनरी वेट निकाल के बताइए, डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल के बताइए बेटा। मशीन नंबर 13A के लिए मुझे डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल के बताइए। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बेटा साथ में, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन फिर रह जाएगा यहीं पे। कितना? 12, बिल्कुल सही है बेटा, 12 आ रहा है। ये कैसे आया 12? देखिए बहुत सिंपल है, 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 8, फिर 1 इंटू 4 4, तो 8 प्लस 4 ये आ गया आपका 12। क्लियर है? अब मुझे मशीन नंबर 15 के लिए आप मुझे डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल के बताइए। मशीन नंबर 15 के लिए आप मुझे डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल के बताइए। बहुत सिंपल बेटा, वेरी गुड, इसका आ रहा है 2। क्लियर है? ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 क्या हुआ? आपने बाइनरी वेट दिया। स्टेप नंबर 2 क्या हुआ? डेसिमल इक्विवेलेंट निकाला। अब स्टेप नंबर 3 में आप यहां पे रैंक देंगे, मतलब जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट सबसे ज्यादा होगा उसको रैंक 1, फिर उसके बाद ऐसे। तो सबसे पहली रैंक आएगी आपकी मशीन 13 की, फिर सेकेंड रैंक आएगी आपकी मशीन M2 की, थर्ड रैंक 13A की, फोर्थ रैंक मशीन 7 की, और फिफ्थ रैंक आएगी आपकी मशीन 15 की। तो यहां तक कोई दिक्कत बेटा? एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, है ना, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ नया कंसेप्ट है, जरूर 5 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन जो बच्चा देख रहा है उसको समझ में आना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले अपने को बाइनरी वेट देना है। कहां से वेट देना स्टार्ट करना है बेटा? राइट हैंड साइड से, है ना, वहां पे सबसे पहले 2 टू द पावर, ध्यान दीजिएगा बेटा, वापस समझा रहा हूं मैं, 2 टू द पावर। आप सभी जगह देखेंगे यहां पे भी 5 है,
यहां पे भी स्टार्टिंग में 5 है, यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है। ये जो स्टार्टिंग वाला 5 है ये क्या इंडिकेट करता है? आपके पास कितने नंबर ऑफ पार्ट्स है, आपके पास कितने नंबर ऑफ पार्ट्स है। अगर मेरे पास पार्ट्स 3 होते तो सभी कॉलम 2 टू द पावर 3 माइनस होता सभी कॉलम में, है ना। तो ये जो पहला 5 है ये इंडिकेट करता है आपका नंबर ऑफ पार्ट्स, जितने भी नंबर ऑफ पार्ट्स आएंगे वो। फिर यहां पे अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने 5 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 2 लिखा है, 1 लिखा है, फिर ये कम होते जा रहा है। इस लास्ट को जो हमने डिडक्ट किया इसका मतलब क्या है? ये वाला जो कॉलम है ये कॉलम नंबर 5th है, तो ये हमने माइनस किया, माइनस कॉलम नंबर 5th, माइनस कॉलम नंबर 4, माइनस कॉलम नंबर 3, माइनस कॉलम नंबर 2, माइनस कॉलम नंबर 1। आ गया बेटा? तो हमने अब निकाल लिया बाइनरी वेट, हमने कॉलम वाइज निकाल लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालेंगे सेकंड स्टेप में डेसिमल इक्विवेलेंट। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, 1 इंटू 16, बाकी तो सब जगह 0 है बेटा, तो मल्टीप्लीकेशन होके प्लस होगा ही नहीं, तो 1 इंटू 16 ये आ गया 16। फिर 1 इंटू 8 और 1 इंटू 1, 1 इंटू 8 आपका आया 8 और 1 इंटू 1 आया आपका 1, तो 8 प्लस 1 ये हो गया 9। फिर 1 इंटू 16, 16 और 1 इंटू 2 ये हो गया 16 प्लस 2 18। इस प्रकार से हमने डेसिमल इक्विवेलेंट निकाला। थर्ड स्टेप में हमने रैंक दिया, ठीक है। अब वापस से वो क्लस्टरिंग जो टेक्निक है उसकी डेफिनेशन एक बार और पढ़िए, आपको क्लियर होगा बेटा। जो मशीन पार्ट इंडिकेटर मैट्रिक्स है, जो मशीन पार्ट इंडिकेटर मैट्रिक्स है जो था अपने पास, है ना, उसमें रो और कॉलम को रीअरेंज करना। अभी अपन ने पहली स्टेप में किसको रीअरेंज किया है? अपन पहली स्टेप में रीअरेंज करेंगे, अब रो को रीअरेंज कर रहे हैं अपन यहां पे बाय टेकिंग द बेस ऑफ मशीन पार्ट्स, है ना, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए मशीन सेल और उस मशीन सेल से रिलेटेड पार्ट फैमिली को। चलिए पहला जो लाइन है वो बाद में अपन देखते हैं। मशीन पार्ट इंडिकेटर मैट्रिक्स को हम रीअरेंज कर रहे हैं उसके रो और कॉलम को। अब स्टेप नंबर 3 आने के बाद अब हमें पता लग गया कि हमें सबसे पहले मशीन नंबर 13 रखना है, फिर मशीन नंबर 2 रखना है, फिर मशीन नंबर 13A रखना है, फिर मशीन नंबर M7 रखना है और लास्ट में हमें रखना है मशीन नंबर 15। तो स्टेप नंबर 4 ये हो जाएगा बेटा आपका रीअरेंज द मशीन। देखिए कुछ भी लेवल नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है। मैं तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहा हूं, यूनिकनेस के लेवल पर फुल आउट ऑफ फुल मार्क, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 1 या 2 बार आपने इसकी प्रैक्टिस कर लिया, मुझे नहीं लगता कभी भी आपसे गलत होगा, इवन इन दोस 3 आवर्स ऑफ एग्जामिनेशन। अब हमें मशीन को रीअरेंज करना है। सबसे पहले हम मशीन लिखेंगे 13, फिर बोलिए बेटा सेकेंड रैंक है आपका मशीन 2 की, तो मशीन 2। थर्ड रैंक किसकी है? थर्ड रैंक है मशीन 13A की, ये मैंने यहां पे लिख दिया 13A। फिर बोलिए आप फोर्थ रैंक है आपकी मशीन 7 की, और फिफ्थ रैंक है आपकी मशीन 15 की। मैंने रीअरेंज कर दिया, है ना, मशीन्स को रीअरेंज कर दिया हमने। अब यहां पे फिर आप लिखना स्टार्ट कीजिए, मशीन को आपने रीअरेंज कर दिया। अब एविटिव पार्ट्स को अभी आप एविटिव यहां पे लिखेंगे बेटा, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। टोटल अपने पास 5 पार्ट्स है, एविटिव लिख दीजिए उसको। क्या क्या नंबर है? 101, 104, 105, 107, 108। अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपने मशीन को रीअरेंज किया है, तो जो ओरिजिनल मशीन पार्ट मैट्रिक्स आपको दिया था, अब एविटिव आप उसको कॉपी नहीं कर पाएंगे। अब जरा साथ पे चलिएगा। मशीन पार्ट 101 कौन सी मशीन में मैन्युफैक्चर होता है? 2 मशीन में, एक M2 की इसको जरूरत पड़ती है और एक M13 की इसको जरूरत पड़ती है। पार्ट नंबर 101 को मशीन M2 की जरूरत पड़ती है और मशीन M13 की जरूरत पड़ती है। तो अब एक काम कीजिए, अब 101 में मशीन आपको ढूंढना है M2 और 13। M2 है ये, तो यहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर दूसरी मशीन जिसको 101 की जरूरत पड़ती है वो है मशीन नंबर 13, ठीक है। अब इसी प्रकार से पार्ट नंबर 104 ढूंढिए कि पार्ट नंबर 104 को किन किन मशीन्स की जरूरत पड़ती है। पहली मशीन है जो M7, दूसरी मशीन है जो है 13A। तो 104 में
मशीन M7 की जरूरत है और 13A में और 104 में मशीन 13A की भी जरूरत है। तो आप सर्च कीजिए मशीन नंबर 7 और मशीन नंबर 13A। मशीन नंबर 7 ये है, तो मैंने यहां पे अलॉट कर दिया नंबर 1, फिर 13A की भी जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से ढूंढिए मशीन नंबर पार्ट नंबर 105 में कौन से मशीन की जरूरत पड़ती है, 13A की जरूरत पड़ती है। सर्च कीजिए बेटा, पार्ट नंबर 105 को मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉलम वाइज देखिएगा, कॉलम वाइज पार्ट नंबर 105 में कौन से हमारे को मशीन की जरूरत पड़ती है, 13A की जरूरत पड़ती है। यहां पे 1 लिख दिया मैंने। फिर पार्ट नंबर 107 में देखिए कौन सी दो मशीन की जरूरत पड़ती है, मशीन नंबर 13 की भी रिक्वायरमेंट है, मशीन नंबर 15 की भी रिक्वायरमेंट है। आप चेक कीजिए बेटा, पहले मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलिए साथ में, एक बार समझ में आ जाएगा तो आपके लिए प्रॉपर हो जाएगा। फिर पार्ट नंबर 107 के लिए कौन सी दो मशीन की जरूरत है, मशीन नंबर 13 और मशीन नंबर 15। कैसे पता चला, दिया हुआ है बेटा। पार्ट नंबर 107 के लिए मशीन नंबर 13 की भी जरूरत है, मशीन नंबर 15 की भी जरूरत है। तो 13 और 15 में आप यहां पे इंडेक्स लिख दीजिए इसका, 13 और 15 में 1 1 आ जाएगा, 13 और 15 में 1 आ गया। फिर पार्ट नंबर 108 में देखिए सिर्फ एक ही मशीन की जरूरत है, उसका नाम है M7, मशीन नंबर 7 की ही जरूरत है। मिला बेटा आपको पार्ट नंबर उसको बनाने के लिए मशीन 7 हो गया। ये हो गया, आपने अभी मशीन को रीअरेंज करा है। जबकि अपन ने जो क्लस्टरिंग टेक्निक की बात किया है वहां पे हम रोज को भी रीअरेंज करते हैं, कॉलम्स को भी रीअरेंज करते हैं। अभी हमने सिर्फ जो रोज है उनको रीअरेंज किया। अब यही पूरी प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर बेटा, कट कॉपी पेस्ट, आपको अब कॉलम को रीअरेंज करने के लिए भी अप्लाई करना है। अभी आपने उसको रीअरेंज किया, आपने मशीन को रीअरेंज किया, अब आपको पार्ट्स को रीअरेंज करना है बेस्ड ऑन देयर डेसिमल इक्विवेलेंट। पूरी सिमिलर प्रोसीजर है। एक बार ये चीजें समझ गए तो बहुत इजी है बेटा फिर आपके लिए। चलिए अब देखिए स्टेप नंबर 5, बाइनरी वेट फॉर मशीन्स। अब आप कॉलम को रीअरेंज कर रहे हैं ना, तो इसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए बेटा। ये जो आपने स्टेप नंबर 4 का लिखा है ना, इसको आपको एज इट इज कॉपी करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंदी स्टेज होती है ना इसकी, कोई टेंशन नहीं, लेकिन बेटा ठीक है, थोड़ा सा आराम से करेंगे, आराम से चीजें क्लियर होती है। 101, 104, 105, 107, 108 जैसा आपने अरेंज किया वैसे रहने दीजिएगा। 13, 2, 13A, 7 और 15। ठीक है, जैसा आपने अभी वेट यहां पे दिया है बिल्कुल एज इट इज लिख दीजिए आप। स्टेप नंबर 4 में जो आपने वेट दिया था ध्यान से लिखिएगा बेटा ना, थोड़ा भी अगर रीशफल हो गया तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा बेटा यहां पे फिर। ठीक है, एविटिव लिख दिया मैंने, कुछ भी नहीं किया। स्टेप नंबर 5 में जैसा स्टेप नंबर 4 था एविटिव लिख दिया। अब अपने को बाइनरी वेट देना है मशीन्स को। अभी अपन ने बाइनरी वेट किसको दिया था, मशीन पार्ट्स को अपन ने भी बाइनरी वेट दिया था। हमें जब भी हम क्लस्टरिंग टेक्निक लगाते हैं तो हमें रोज और कॉलम को रीअरेंज करना पड़ता है। रोज को तो अपन ने रीअरेंज कर दिया, मशीन को रीशफल कर दिया। नाउ इट्स टाइम टू रीशफल द पार्ट, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए मशीन सेल जो एक करस्पॉन्डिंग पार्ट फैमिली को मैन्युफैक्चर करेगा। तो देखिए अब हमेशा चालू करना है आपको लास्ट से, यहां पे 2 टू द पावर, सब में 2 टू द पावर आएगा, पहले मैं यही लिख देता हूं। ठीक है, अब आप बताइए कितनी मशीन है मेरे पास, 13, 2, 13A, 7 और 15, टोटल कितनी मशीन है, 5। तो 2 टू द पावर 5 सभी में कॉमन आएगा बेटा, जैसा पिछली बार था, है ना। पिछली बार जो अपन ने 5 लिया था पावर में वो था नंबर ऑफ पार्ट्स। इस बार जो हम पावर ले रहे हैं 5 का वो है नंबर ऑफ मशीन। कोइंसिडेंटली दोनों सेम है, हर बार ऐसा नहीं होगा बेटा ना। 2 टू द पावर 5 आ गया। अब ये आपका कौन सा रो है, लास्ट रो है आपकी, कौन सी रो, 5th रो। तो -5, -4, इसको ऐसा लिख देता हूं, -5, -4, -3, -2, -1। ठीक है, तो अब अगर आप इसका नंबर निकालेंगे 2 टू द पावर 0,
2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 एंड 2 to the power 4। तो अब बाइनरी वेट का अमाउंट आपको पता लग जाएगा बेटा कि 2 to the power यहां पे 1, 2, 4, 8, 16 ये आपका बाइनरी वेट आ गया है ना। बाइनरी वेट आने के बाद अब हम क्या निकालते हैं, डेसिमल इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो अब हमारा स्टेप नंबर 6 हो जाएगा डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना। अभी हमने डेसिमल इक्विवेलेंट निकाला था रो के लिए, अब हम डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं कॉलम के लिए। अब साथ में चलिएगा बेटा ना, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा पूरा। 1 इसका बाइनरी वेट 16, ये 1 इसका बाइनरी वेट 16, ये 1 इसका बाइनरी वेट 8, और जो यहां पे दिया है वो तो 0 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 0 आएगा। तो 1 इंटू 16 16, 1 इंटू 8 8, तो 16 प्लस 8, 1 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 8, ये आ गया आपका टोटल 24 डेसिमल इक्विवेलेंट। सही है। अच्छा यहां पे आएगा थोड़ा सा, ये आ गया आपका 24। सही है बेटा। फिर अब 104 के लिए आप निकालिए। 104 में भी ऐसा ही करना है बेटा आपको। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इसका बाइनरी वेट, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 2 2, 4 प्लस 2 6, तो यह आ गया आपका डेसिमल इक्विवेलेंट 6। अब आपके पास समय बेटा, मुझे आप निकाल के बताइए पार्ट नंबर 105 का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा। थोड़ा सा स्पीड में बेटा, बहुत ही सिंपल है वो तो, सिर्फ एक ही है वहां पे। 1 इंटू 4 कितना आ गया 4। अब 107 का मुझे निकाल के बताइए बेटा डेसिमल इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, डेसिमल इक्विवेलेंट कितना आ रहा है। साथ में करिएगा बेटा ना, इसकी प्रैक्टिस हाथ के हाथ आपको कॉपी में करना है तो ये चीजें समझ में आएगी बेटा। अगर सिर्फ सुनेंगे अपन तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो 1 इंटू 16, ये है बेटा 1 इंटू 16, ये 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 16, 16 प्लस 1 17 आपका यहां पे डेसिमल इक्विवेलेंट आ गया। और लास्ट कॉलम का बताइए, बहुत सिंपल है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आ गया 2। ठीक है। अब इसको आप रैंक दे सकते हैं स्टेप नंबर 7। ये रैंक हो जाएगी फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, है ना। तो जस्ट अभी अभी आपने स्टेप नंबर 4 में रीअरेंज किया था मशीनरीज को। अब उन्हीं रीअरेंज मशीनरी के साथ अब आप रीअरेंज करेंगे किसको, पार्ट्स को। क्या चल रहा है बेटा, बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहली स्टेप में हमने वो पूरा मैट्रिक्स एविटिव कॉपी कर दिया। हमने बाइनरी वेट निकाला पहले कॉलम का, ताकि हम रीअरेंज कर पाए रोज को। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने बाइनरी वेट निकाला कॉलम का ताकि हम रीअरेंज कर पाए रो को। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो बेटा। जो पहली स्टेप है, हमने बाइनरी वेट फाइंड आउट किया है कॉलम का, हमने बाइनरी वेट फाइंड आउट किया है कॉलम का, ताकि सो दैट वी कैन रीअरेंज द रो। इसको इन अदर वर्ड्स लिखना चाहते तो इन अदर वर्ड्स भी लिख सकते हैं बेटा। We have find out the binary weight for parts. We have find out the binary weight for parts, comma, so that we can rearrange the machines. We have assigned binary weight for parts so that we can rearrange the machines. ये हो गया बेटा, समझ गया। जो सब में 5 आ रहा है पावर में, वो क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स, और जो -5 -4 कर रहे हैं वो क्या है, उसका कॉलम नंबर है। फिर अपन डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं मशीन वाइज, क्योंकि हमें मशीन्स को रीअरेंज करना है। फिर जो रैंक आती है उसके हिसाब से हम इसको रीअरेंज कर देते हैं। एक बार हमारी ये स्टेप कंप्लीट हो गई कि बाइनरी वेट हमने निकाला पार्ट्स का और रीअरेंज किया मशीन्स को, अब जस्ट इसका उल्टा करेंगे, हम बाइनरी वेट निकालेंगे मशीन्स का, हम बाइनरी वेट निकालेंगे मशीन्स का, और अब रीअरेंज करेंगे किसको,
पार्ट्स को बेस्ड ऑन द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द पार्ट्स। तो अब हमें पता लग गया, अब हम इसको रीअरेंज करेंगे बेटा। लिखिए स्टेप नंबर 8, रीअरेंज पार्ट्स। रीअरेंज पार्ट्स, तो सबसे पहले पार्ट नंबर 101, फिर सेकेंड रैंकिंग बोले 107, फिर थर्ड रैंकिंग बोले 104, फिर 105 और 108। अब जो मशीन था उसको तो हमने रीअरेंज कर ही दिया है, अब हमें पार्ट्स को भी रीअरेंज करके देना है। चलिए पार्ट्स को रीअरेंज करें बेटा। यहां पे सबसे पहले जो आपने ऑलरेडी मशीन को रीअरेंज कर दिया है एज इट इज उसको लिख दीजिए 13, 2, 13A, 7 और 15 एज इट इज लिख दिया आपने। अब जो पार्ट्स को आपने रीअरेंज किया है बेस्ड ऑन द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द पार्ट, उसके आधार पे अब यहां पे आप लिखे, सबसे पहला नंबर है 101, फिर 107, 104, 105, 108। अब फिर से आपको जो क्वेश्चन है उसको देखना पड़ेगा बेटा। 101 वाला पार्ट्स कौन कौन सी मशीन को यूटिलाइज करता है? 101 वाला पार्ट्स कौन कौन सी मशीन को यूटिलाइज करता है? ध्यान समझिएगा बेटा ना, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन ऐसा है सिर्फ आप इसको सुनेंगे, इसमें ग्रिप नहीं आ पाएगी बेटा ना। अगर बाय चांस आपसे ये लिखने से रह गया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी आप इसको लेक्चर को यहीं पे पॉज कीजिए, रिवर्स कीजिए, बिल्कुल साथ ही साथ आप मेरे साथ ये पूरे बनाइए, सेल मैट्रिक्स बनाइए, उसके आधार पे फिर ये क्वेश्चन में आपको क्लैरिटी आएगी बेटा, है ना। चलिए 101 यूज कर रहा है M2 और M13, तो जहां जहां पे मशीन M2 है और M13 है हम वहां पे 1 अलॉट कर देंगे। M2 जहां पे है वहां पे 1, M13 जहां पे है वहां पे 1। फिर चेक कीजिए 107 बेटा, 104 नहीं, 107 कौन कौन सी मशीन को यूटिलाइज करता है? पार्ट नंबर 107 कौन कौन सी मशीन को यूटिलाइज करता है? ये यूटिलाइज करता है मशीन 13 को और मशीन 15 को, है ना। तो जहां जहां पे 13 और 15 होगा वहां पे हमें लिखना है 107 में। यहां पे गड़बड़ हो सकती है बेटा, सेकंड कॉलम 104 का है, जबकि हमारे रीअरेंजमेंट में सेकंड कॉलम किसका आ रहा है? 107 का। तो 13 कहां कहां पे है वहां पे लिख दीजिए 1, 13, फिर 15 में 1, यहां पे लिख दिया 1 मैंने, ठीक है। फिर आप आइए 104 कौन कौन सी मशीन को यूज करता है? M7 और 13A। क्वेश्चन देखते जाइए बेटा, मैट्रिक्स वो M7 यहां पे 1 लगा दिया मैंने, और ये यूज करता है 13A को भी, यहां पे 1 लगा दिया मैंने, ठीक है। फिर बताइए आप आगे 105 कौन सी मशीन को यूज करता है? सिर्फ और सिर्फ 13A को यूज करता है, 1। फिर 108 की अगर बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये मशीन M7 को यूज कर रहा है। तो टोटल हमारी अभी 8 स्टेप्स हो गई बेटा, 4 और 4 का बंच है पूरा। पहली स्टेप में हमने, ध्यान सुनना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा, हमने बाइनरी वेट दिया है मशीन प्रोडक्ट के पार्ट्स को, ताकि हम रीअरेंज कर पाए मशीन्स को बेस्ड ऑन डेसिमल इक्विवेलेंट। रिपीट करेंगे साथ में, पहला जो पार्ट है जिसमें टोटल 4 स्टेप है, हमने बाइनरी वेट दिया किसको? कॉलम को, ताकि हम रीअरेंज कर पाए किसको? मशीन्स को। फिर अगले 4 स्टेप में हमने बाइनरी वेट किसको दिया है? मशीन्स को दिया है, ताकि हम रीअरेंज कर पाए पार्ट्स को, ठीक है। और जब भी रीअरेंजमेंट होगा वो होगा डेसिमल इक्विवेलेंट के आधार पे, जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट सबसे ज्यादा होगा, मतलब जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा मिलते होंगे, वहां पे हम उनको आपस में ग्रुप करना चाहेंगे, मशीन सेल बनाना चाहेंगे, ठीक है बेटा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब यहां पे आपने नंबरिंग निकाला है ये वाली, तो यहां पे ऑर्डर में नहीं आ रही है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। जब तक ये बिल्कुल ऑर्डर में ना आ जाए 1 2 3 4 5, तब तक ये मैकेनिज्म आपको रिपीट करते जाना है। आई रिपीट, अगर जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये रैंक बिल्कुल सेम आ जाए 1 2 3 4 5, रैंक अगर बिल्कुल सिक्वेंशियल आ जाए, मतलब रीशफलिंग के अब कोई भी चांस नहीं है, रीशफलिंग के कोई भी चांस नहीं है, मतलब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है मशीन सेल और उसका करस्पॉन्डिंग मशीन पार्ट फैमिली। क्लियर बेटा? वापस मैं बोलता हूं,
कब तक करना है इसको? जब तक आपकी रैंक एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में ना आ जाए 1 2 3 4 5। जिस समय वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में आ जाएगी तो रैंक के हिसाब से हम रीअरेंज करते हैं, फिर वो रीअरेंज ही नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो प्री अरेंज बैनर में ही है 1 2 3 4 5। अब इसी को वापस से आप रिपीट करेंगे फॉर अनदर अल्गोरिथम। तो देखिए बेटा, अब स्टेप नंबर 9 फिर से इसी को आप कॉपी कीजिए एज इट इज। पहले इसको कॉपी कीजिए बेटा, थोड़ा सा लेंदी है बेटा ना, जो ओल्ड सिलेबस में क्यूटी होता था लगभग उसी टाइप का लेंदी टॉपिक है, लेकिन प्रैक्टिस से ये फिर बहुत सिंपल, अच्छा स्कोरिंग लगता है मुझे तो बेटा। एग्जामिनेशन में आएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बहुत इजीली इसमें स्कोर कर सकते हो। एज इट इज कॉपी कर दीजिए इसको, 101 107 104 105 108। कब तक हमें करते रहना है? जब तक हमें एक सीक्वेंस में मिल जाए, क्योंकि जिस समय हमें सीक्वेंस मिल गया, क्या लॉजिक है, फिर वो जो पार्ट्स या मशीन है वो रीशफल ही नहीं हो पाएगी, मतलब वो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन है हमारे मशीन सेल का करस्पॉन्डिंग पार्ट फैमिली के लिए। तो एविटिव लिख दीजिए 13 2 13A 7 और यहां पे आएगा 15। एविटिव कॉपी कीजिए बेटा, थोड़ा सा माइन्यूटली कॉपी कीजिएगा बस इसको, क्योंकि थोड़ा भी अगर आपने गलती यहां पे कर दिया लिखने में तो वापस से फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा बेटा ना, तो जल्दबाजी में कोई मतलब नहीं है। लिख दिया? अब वापस से वही चीज बेटा, अब अपन बाइनरी वेट देंगे किसको? कॉलम को, ताकि हम रीअरेंज कर पाए किसको? मशीनरी को। तो वही वापस से बेटा 2 टू द पावर सभी में, तो सबसे पहले क्या लिखूं? 2 टू द पावर 5। 5 क्यों? क्योंकि मेरे पास कितने नंबर ऑफ पार्ट्स है? 5 पार्ट्स है, तो मैंने 2 टू द पावर 5 दिया। फिर अब मुझे इसमें से माइनस करना है। माइनस क्या करना है? कॉलम नंबर। ये जो लास्ट वाला कौन सा पार्ट्स का कॉलम नंबर है? कॉलम नंबर 5 है। फिर एक कॉलम नंबर 4 है पार्ट्स का, फिर एक कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 1। तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2, 3 और 4। थोड़े समय बाद बेटा इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, सीधा लिखिएगा 1 2 4 8 16 32 64, जितना 64 भी हो सकता है नंबर ऑफ पार्ट्स। अगर आपके 6 हुए तो 64 भी आएगा, इवन 7 हुए तो उधर 128 भी आएगा। तो इतना सिंपल है, ये हमेशा कट कॉपी पेस्ट ही होना है बेटा। 1 2 4 8 और 16, ये आपने क्या दे दिया इसको? बाइनरी वेट दे दिया। बाइनरी वेट आपने दिया कॉलम को, ताकि आप रीअरेंज कर पाओ मशीन्स को बेस्ड ऑन डेसिमल इक्विवेलेंट। अब हम यहां पे स्टेप नंबर 10 लेंगे, डेसिमल इक्विवेलेंट, है ना? कैसे निकलेगा बेटा? बहुत सिंपल सा पार्ट है, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 16, 1 मल्टीप्लाई बाय 8, बाकी तो सब जगह 0 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 और 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 16 प्लस 8 कितना आ गया आपका? 24। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आ गया आपका 24 आई थिंक, यस, है ना? फिर इसी प्रकार से मशीन 2 के लिए निकाले बेटा, सिर्फ एक ही कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में ही है, बाकी सब कॉलम में तो 0 है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होगा? 16 आएगा, ये यहां पे मैंने 16 लिख दिया। फिर 13A में ट्राई कीजिए आप, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 प्लस 2 कितना? 6 आ गया ये। फिर बताइए आप, फिर अगर मशीन 7 के लिए निकालेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 4 प्लस 1 5 आ गया ये, और 1 मल्टीप्लाई बाय 8, यहां पे 8 आ गया बेटा। तो डेसिमल इक्विवेलेंट आ गया है। अब इस डेसिमल इक्विवेलेंट के द्वारा अब आप यहां पे रैंक देंगे। स्टेप नंबर 11, रैंक दीजिए बेटा। रैंक आएगी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो क्या किया अपन ने यहां पे? स्टेप नंबर 9 से 11 तक हमने बाइनरी वेट दिया पार्ट्स को, ताकि हम रीअरेंज कर पाए किसको? मशीन को। अब हम इसको रीअरेंज कर देते हैं। स्टेप नंबर 12, रीअरेंज मशीनरीज।
लेंदी तो है बेटा, लेकिन सिंपल है, लेंदी चीज है, आप इसमें कहीं भी बोर मत होइएगा बेटा। थोड़ा सा अगर आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये चीजें आपको पहले क्वेश्चन में ही क्लियर हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके प्रैक्टिस पर्पस के लिए फिर बहुत इजी जाएगा। तो 10, इसको एविटिव लिखना है, 101, 107, 104, 105, 108। फिर अब आपको मशीन को रीशफल करना है, तो सबसे पहले मशीन नंबर 13, फिर मशीन नंबर 2, फिर थर्ड नंबर पे है मशीन नंबर 15, थर्ड नंबर पे है मशीन नंबर 15, मशीन नंबर 15, फिर है 13A, और फिर है मशीन नंबर 7। तो फिर अब आपको क्वेश्चन का जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको ध्यान देना पड़ेगा। चेक कीजिए मशीन नंबर 101 कौन कौन सी दो मशीन को यूटिलाइज कर रही है। मशीन नंबर 101 दो मशीन को यूटिलाइज कर रही है, वो है M2 और मशीन नंबर 13। तो M2 में 1 लिख दिया मैंने, मशीन नंबर 13 में लिख दिया। फिर अब 107 चेक कीजिएगा बेटा, 104 नहीं, 107। 107 कौन कौन सी मशीन को यूटिलाइज कर रहा है? मशीन नंबर 13 को यूटिलाइज कर रहा है, मशीन नंबर 15 को यूटिलाइज कर रहा है, मशीन नंबर 13 को यूटिलाइज कर रहा है, मशीन नंबर 15 को यूटिलाइज कर रहा है। फिर 104 मशीन नंबर M7 और मशीन नंबर 13A, मशीन नंबर M7 और मशीन नंबर 13A, ये मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब बोलिए फिर आप आगे 105 सिर्फ ये एक ही मशीन को यूज करता है जिसका नाम है 13A, और 108 भी एक ही मशीन को यूज करता है जिसका नाम है मशीन नंबर 7। हो गया बेटा। अब ये आपने क्या किया, रीअरेंज किया बाइनरी वेट लेके पार्ट्स का, किसको रीअरेंज कर दिया? मशीन्स को। अब अपन वापस से अब अपन बाइनरी वेट लेंगे किसका? मशीन्स का, ताकि अपन रीअरेंज कर पाए किसको? पार्ट्स को। तो देखिए यहीं से चालू कर देते हैं बेटा अपन 2 टू द पावर, सभी में समय बचाते हैं। वापस से मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, यहीं पे लिख देता हूं इसको। तो कितनी मशीन है मेरे पास? 5। तो साथ में चलिएगा तो क्या पावर आएगा सभी का? 5। फिर बताइए एकदम लास्ट से चालू कीजिए, ये कौन सा कॉलम है? 5th कॉलम है तो -5। ये कौन सा कॉलम है? 4th कॉलम। ये 3rd कॉलम, ये 2nd कॉलम, ये 1st कॉलम। तो क्या आ गया बेटा? 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4। तो बाइनरी वेट निकल जाएगा 1, 2, 4, 8, 16। तो दिस इज बाइनरी वेट। क्या काम आएगा ये बाइनरी वेट? ये काम आएगा आपके जो पार्ट्स है उनका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालने में, ताकि हम पार्ट्स को रीअरेंज कर पाए। और कब तक ये प्रोसेस अप्लाई करना है? जब तक सिक्वेंशियल मैनर पे रैंकिंग नहीं आ जाएगी। जिस समय सिक्वेंशियल मैनर पर रैंकिंग आ गई, आप मान के चलिए वो फिर आपके लिए फाइनली आपने मशीन सेल को आइडेंटिफाई कर लिया और उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट फैमिली को भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप निकालिए बेटा नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 13, डेसिमल इक्विवेलेंट। ये आ रहा है 1 इंटू 16, 1 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 8, ये वाला पॉइंट 1 इंटू 16 और 1 इंटू 8, टोटल बताइए कितना आ रहा है? 24। ठीक है, फिर चेक कीजिए 1 इंटू 16, ये हो गया 16, और 1 इंटू 4, 4, तो 16 प्लस 4 20। फिर आप बताइए बेटा डेसिमल इक्विवेलेंट मशीन नंबर पार्ट नंबर 104 का कितना आ रहा है? डेसिमल इक्विवेलेंट पार्ट नंबर 104 का कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। सही है बेटा, बिल्कुल ये आ रहा है 3 आपका। 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू 1 1, 2 प्लस 1 3, फिर इसका आ रहा है 2, इसका आ रहा है 1। तो अब अगर आप रैंक देंगे स्टेप नंबर 14 में, तो यहां पे रैंक आ रही है 1 2 3 4 5, मतलब सिक्वेंशियल रैंक आ गई। तो रीअरेंज अब ये होगा ही नहीं। रीअरेंज तब होता है जब रैंक में कहीं ना कहीं रीशफलिंग आती है। तो फाइनली आपने मशीन सेल को आइडेंटिफाई कर लिया और उनकी पार्ट फैमिली को भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अब ध्यान से सुनिए बेटा। पार्ट नंबर 101 और 107, पार्ट नंबर 101 और 107, इनके पास सिमिलर डिजाइन है या सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। ये हो गई मेरी पार्ट फैमिली नंबर 1, है ना। ये पार्ट फैमिली नंबर 1 कौन सी मशीन सेल हमारी बनाएगी?
ये 3 मशीन फेल होगी। अ ग्रुप ऑफ मशीन, ध्यान दीजिएगा मशीन फेल की डेफिनेशन क्या थी, अ ग्रुप ऑफ मशीन टू प्रोसेस पार्ट फैमिली इज नोन एज मशीन फेल। तो ये हो जाएगी हमारी मशीन फेल नंबर 1। क्लियर हुआ बेटा, ये हो गया मशीन फेल नंबर 1 विल प्रोड्यूस पार्ट फैमिली नंबर 1। अब ध्यान दीजिएगा ये जो आपके पार्ट्स है 104, 105 और 108, ये हुआ आपका पार्ट फैमिली 2। अब मशीन फेल क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ मशीन टू प्रोसेस पार्ट पर्टिकुलर पार्ट फैमिली। तो ये जो आपके पास 13A और 7 है ये आपकी कहलाएगी मशीन फेल नंबर 2। मशीन फेल नंबर 2 दैट इज अ ग्रुप ऑफ 2 मशीन विल प्रोसेस पार्ट फैमिली नंबर 2। बस यही आप आइडेंटिफाई करना चाहते थे बेटा ग्रुप टेक्नोलॉजी के द्वारा कि कौन सा मशीन फेल मेरी कौन सा पर्टिकुलर पार्ट फैमिली बनाएगा, उसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया हमारी पहली मशीन फेल में कितनी मशीन है, 3। कौन कौन सी, मशीन नंबर 13, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 15, जो कौन सी पार्ट फैमिली बनाएगी, 101 एंड 107। फिर दूसरा मशीन फेल है हमारा 13A और 7, जो कौन सा पार्ट फैमिली बनाएगा, पार्ट फैमिली नंबर 2, 104, 105 और 108। देखिए बेटा इंस्टीट्यूट का भी पूरा ऐसा ही सॉल्यूशन है, सिर्फ उन्होंने उसको फॉर्मूला वाइज किया है, अपन ने भी इनडायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया है, लेकिन अपन ने फॉर्मूले का ज्यादा रेफरेंस ना लेके सीधा जो आपका कैलकुलेशन पार्ट है उसके आधार पे फिर वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है बेटा। देखिए फाइनल आंसर आईसीआई का यही है कि 2 आपने मशीन फेल आइडेंटिफाई किया है, उन हर एक मशीन फेल के लिए आपने उनका ग्रुप फैमिली आइडेंटिफाई किया है। जस्ट अ मिनट बेटा, यह बेटा पेज नंबर 25 में देखिए। तो ये हुआ मशीन फेल, मशीन नंबर 13, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 15। ये कौन से प्रोडक्ट बनाएंगे, P101 और 107 बनाएंगे। ये होगी पार्ट फैमिली, इसको आप लिख सकते हो बेटा पार्ट फैमिली है ये, और ये मशीन फेल है ना। और ये मशीन 13A और मशीन M7 आपके पार्ट फैमिली नंबर 2 बनाएगी, जिसमें सिमिलर प्रोडक्ट, सिमिलर डिजाइन और सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक वाले 3 पार्ट है, 104, 105 और 108। क्लियर हुआ बेटा, तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं, आपने देखा है बहुत बहुत सिंपल सी चीज है ये, सिर्फ एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है। अनडाउटेडली थोड़ा लेंदी है, अनडाउटेडली लेंदी है, थोड़ा सा माइन्यूटली अगर आप करेंगे तो बहुत इजीली इसको फिर आप कर पाएंगे बेटा, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये एक बहुत बहुत अच्छा डायग्राम इंस्टीट्यूट ने आपको दिया है पेज नंबर 27 में। आप इसमें आइए, मैं आपको इसको पूरा समझाता हूं। बहुत अच्छा डायग्राम है आपके कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए। ये जो आपको यहां पे ट्रांसपोर्ट व्हीकल दिख रहा है और ये जो आपको यहां पे रॉ मटेरियल दिख रहा है, ये यहां पे भी रॉ मटेरियल है, फिर आप देखेंगे फेल 2 में भी है, फेल 4 में भी है। तो जेआईटी का कंसेप्ट क्या है कि जेआईटी कंसेप्ट ये बोलता है कि रॉ मटेरियल डायरेक्टली सप्लायर से आपके प्रोडक्शन फ्लोर में जाएगा। तो आपने कितने फेल बनाए, यहां पे 4 फेल बनाया है। तो जिस जिस सेल को जो जो रॉ मटेरियल की जरूरत है डायरेक्टली सप्लायर से वही सेल में वो मटेरियल एंटर हो रहा है, मतलब स्टोर डिपार्टमेंट यहां पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। जैसे ही सप्लायर को पता लगा आप क्या उस मटेरियल की जरूरत है, सीधा वो अपना मटेरियल सीधे आपके उस पर्टिकुलर सेल में ही ट्रांसफर कर देता है। तो ये समझ में आया डायग्राम में आपको ये क्या चीज है। फिर आप देख रहे हो ये असेंबली लाइन बोला है ना। असेंबली लाइन एक कंसेप्ट है, ये हमेशा मूविंग असेंबली लाइन होती है बेटा, है ना। मूविंग, आप YouTube में सर्च करेंगे तो आपको मूविंग असेंबली लाइन के बारे में, खासकर कार मैन्युफैक्चरर के बारे में बहुत मिलेगा, क्योंकि जो फोर्ड मोटर कंपनी है आज से उन्होंने 120 इयर्स पहले वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कराया था फर्स्ट मूविंग असेंबली लाइन। तो ये असेंबली लाइन मूव करते रहती है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो असेंबली लाइन यहां पे दिया है ये पैरेलल असेंबली लाइन है। मतलब इसके इस साइड आप देखोगे ये आपकी असेंबली लाइन है, इसके इस साइड आपका सेल नंबर 1 है, उसी असेंबली लाइन के इस साइड आपका सेल नंबर 2 है। इससे क्या होता है, जो आपका स्पेस यूटिलाइजेशन है वो आपका ऑप्टिमम मैनर पे हो जाता है। फिर ये असेंबली लाइन मूविंग होती है, जैसे ही सेल 1 जैसे ही सेल 2 ने वो वाली प्रोसेस कंप्लीट कर दिया विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम,
वो असेंबली सेल मूविंग होने के कारण आगे फॉरवर्ड हो जाती है। फिर वर्किंग नंबर सेल 3 उस पे अपना वर्क करता है और उसी प्रोडक्ट पे सेल नंबर 4 अपना वर्क कर रहा है। वो इस साइड वर्क कर रहा है, ये राइट हैंड साइड में वर्क कर रहा है। तो पैरेलल असेंबली लाइन है, मतलब एक असेंबली लाइन ऐसी मूव हो रही है, एक साइड एक बंदा वर्क कर रहा है, एक सेल, दूसरे साइड एक सेल वर्क कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप सेल 1 को आइडेंटिफाई करेंगे तो है सिंगल पर्सन विथ 3 मशीन्स। यहां पे जब आप देखेंगे 2 पर्सन विथ 5 मशीन सेल, यहां पे सिंगल पर्सन विथ 4 मशीन सेल। तो ये अलग अलग बंदे, डिपेंड करता है जो एक पर्टिकुलर बंदा है वो कितना मल्टी टैलेंटेड है कि न्यूमरस वर्क वो कर सकता है। तो वो सिंगल सेल विथ मल्टीपल मशीन होता है, ग्रुप ऑफ मशीन, हम उसको बोल देते हैं यहां पे एक मशीन सेल। क्लियर बेटा, बहुत अच्छा है। और देखिए ये डायग्राम भी बहुत अच्छा है, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, मटेरियल फ्लो बढ़ेगा, स्पेस यूटिलाइजेशन कम होगा, क्या क्या आपको यहां पे रिडक्शन होगा, सेटअप टाइम रिडक्शन होगा। जो आपने पढ़ा था सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग के क्या आपको एडवांटेजेस है, तो वही चीज यहां पे दिया है। ये आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये आपका यहां पे रिडक्शन हो रहा है। तो बहुत अच्छा डायग्राम है। एग्जामिनेशन पर्पस के लिए मुझे नहीं लगता बेटा ये डायरेक्टली काम का है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा डायग्राम है। खासकर ये सब चीजें यहां पे जो आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल दिख रहे हैं, रॉ मटेरियल का जो कैरी वैन दिख रहा है, वो क्या इंडिकेट करता है कि सीधा जेआईटी में हम मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। फिर ये जो असेंबली लाइन आपको मूविंग दिख रही है, एरो दिया है मतलब ये मूविंग असेंबली लाइन है, इसके दोनों साइड वहां पे वर्क हो रहा है। मतलब ये अगर कार है तो यहां के जो है पार्ट्स, ये वाला फिट कर रहा है सेल 1, इधर साइड के पार्ट, राइट हैंड साइड के पार्ट नंबर सेल नंबर 2 को फिट कर रहा है। और एक स्टिपुलेटेड टाइम पर वो मूविंग असेंबली होने के कारण वो वाला जो पार्ट्स है वो आगे बढ़ जाता है, फिर उस पर 3 और 4 वर्क करेंगे, फाइनली यहां पे आपका फिर फिनिश गुड्स प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है बेटा, तो मैं एक काम करता हूं बेटा, हो सकता है कुछ बच्चों के इसमें इश्यू आया हो, जो आपका रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग मैकेनिज्म है। तो एक काम कर रहा हूं मैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बिल्कुल सिमिलर है ना, तो उसका भी वीडियो मैं आपके लिए रिलीज करूंगा अनडाउटेडली। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर कोई बच्चों को कोई भी पॉइंट में डाउट है तो आप बिल्कुल मेरा टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिए बेटा, ताकि उस कमेंट के आधार पे जिस पॉइंट पे बच्चों को ज्यादा डाउट आ रहे हैं मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा क्वेश्चन नंबर 5 में, ताकि जब मैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 करूं तो मुझे ये पता लग जाएगा मेरे स्टूडेंट्स को किन किन एरिया में प्रॉब्लम आ रही है जो मैंने उनको कम्युनिकेट किया हूं। तो मेरे लिए बहुत ईजी जाएगा बेटा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो फाइनल आपके लिए लर्निंग होगी, फिर आप रेडी हो, कोई भी फिर अल्गोरिथम का क्वेश्चन आएगा सेकंड मेथड से, तो है ना। और फर्स्ट मेथड भी इसके मैंने आपको बताया, रो एंड कॉलम मास्किंग है, वो अभी तक आईफे ने रिलीज नहीं किया। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट कीजिएगा, जो कमेंट आएंगे बेटा उसके आधार पे ही मैं डिसाइड करूंगा वाली मेथड अपने को करना है क्या। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 की एक और बार। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट कीजिए इस वीडियो में, उसके आधार पर मैं इसका रिकॉर्डिंग करता हूं बेटा। तो फिर आज मैं इसके और भी क्वेश्चन आपको रिलीज नहीं कर रहा हूं, एक ही क्वेश्चन अभी इसका रिलीज करता हूं। मैं वेट करता हूं आपके कमेंट का, उसके आधार पर जो भी आपको दिक्कत आ रही है फिर उसके आधार पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 को और ज्यादा इलेबरेट कर पाऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। हैप्पी प्रैक्टिस। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 5 अपने लेवल पे ट्राई कीजिए, बिल्कुल सिमिलर है, बस वहां पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जब आप करेंगे तो वहां पर आपके पास 6 पार्ट्स है, तो ध्यान दीजिएगा 2 टू द पावर सब में 6 आएगा, है ना। और फिर कॉलम नंबर 6 है तो 6 माइनस 6, 6 माइनस 5, 6 माइनस 4, 6 माइनस 3, इस प्रकार से। लेकिन मशीन आपके पास अभी भी यहां पे 5 है ना। तो मशीन आपके पास 5 है तो 2 टू द पावर 5 माइनस 5 फिर 5 माइनस 4, इस प्रकार से चलेगा। तो सबसे पहले मैं एक बार वापस से पूरा सम अप कर देता हूं बेटा। सबसे पहले आप बाइनरी वेट दो मशीन पार्ट्स को, दैट इज कॉलम को। बाइनरी वेट मशीन पार्ट्स का निकलने के बाद फिर आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकालिए मशीन्स के लिए। फिर उस डेसिमल इक्विवेलेंट के आधार पे आप रैंक दीजिए, रैंक के आधार पे मशीन को रीअरेंज कर दीजिए। हो गया ये। एक बार मशीन रीअरेंज हो जाती है फिर उस रिवाइव मैट्रिक्स के साथ अब आप बाइनरी वेट दीजिए मशीन्स को, दैट इज रोज को। बाइनरी वेट दीजिए मशीन्स को, उसके आधार पे आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकालिए मशीन पार्ट्स, प्रोडक्ट का पार्ट्स का। फिर उस डेसिमल इक्विवेलेंट के द्वारा आप रैंकिंग दीजिए। अब यहां पे रीशफल कीजिए आप प्रोडक्ट के पार्ट्स। कब तक चलते जाएगा सर ये मैकेनिज्म? जब तक आपका जो रैंक है वो बिल्कुल सीक्वेंस में ना आ जाए 1 2 3 4 5। जिस समय वो सीक्वेंस पे आ गया तो लॉजिक ये बोलता है कि अब रीशफलिंग अलाउ नहीं है, मतलब वो मेरा ऑप्टिमल मशीन सेल है, ऑप्टिमल मेरा उसका करस्पॉन्डिंग आपका पार्ट फैमिली है। तो शुरुआत में जो अपन ने पढ़ा था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, ग्रुप टेक्नोलॉजी, पार्ट फैमिली,
मशीन सेल, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग और क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग। मैंने अपनी तरफ से एक एक पूरी क्लैरिटी दिया हूं आपको कि कैसे क्या ये पूरा मैकेनिज्म होता है, और उसका बेसिक पर्पस है टू आइडेंटिफाई द मशीन सेल along with their corresponding part family। ठीक है बेटा, चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 की। मैं आपके कमेंट का वेट करता हूं ईगरली। चलिए।